Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम सभी दोस्तों का। तो कैसे हैं आप सब साथियों। आज हम बात करेंगे मेगा टेस्ट 3 के बारे में। देखिएगा, मेगा टेस्ट 3 पूरा ही 150 प्रश्नों का है ये टेस्ट भी, जो कि लेवल 1 के लिए पूरे 150 क्वेश्चन है, लेवल 2 के लिए 90 क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे, प्लस 60 क्वेश्चन आपको जस्ट इसके बाद एक वीडियो आ रहा है, उसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे प्रश्न लिए गए हैं। साइंस मैथ्स वालों के लिए भी अलग से वीडियो और एसएसटी वालों के लिए भी अलग से ही वीडियो आ रहा है साथियों। तो बिल्कुल आज ही अभी जस्ट ये वीडियो आप पूरा करोगे तो उसके बाद ही आपको वो 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए पहले यहाँ पर हम 60 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे लेवल 2 के लिए, और लेवल 1 के लिए पूरे 150 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे साथियों। तो बिल्कुल शानदार प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, भाग फर्स्ट में आपके जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसको देखेंगे मित्रों। 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस से शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपके सेकंड पार्ट हिंदी का होगा, फिर उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहले मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो मित्रों पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। पूरे प्रश्नों को करके जाइएगा, मजा आने वाला है, संपूर्ण सिलेबस कवर यहाँ पर आपका होने वाला है साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन में विकल्पों को देखेंगे। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, और अधिगम मात्र जीवन ज्ञान का अर्जन है। तो साथियों देखिएगा, सार्वभौमिक प्रक्रिया अधिगम को माना जाता है, अधिगम को उचित समायोजन में सहायक माना जाता है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तीनों कथन तो अधिगम की विशेषता है, लेकिन साथियों यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अधिगम मात्र ज्ञान का अर्जन है। तो ज्ञान के अर्जन को ही आप अधिगम नहीं कह सकते, व्यवहार में परिवर्तन होना भी आवश्यक है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से जो सही है उसे चुने। अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है, अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान है, अनुदेशात्मक तकनीक एक शिक्षण मशीन है, और अनुदेशात्मक तकनीक साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान है। तो पहला आंसर दीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे साथियों। तो मित्रों बताइएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 2 का। मित्रों इसका राइट आंसर है अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण भी है और कला भी है, दोनों ही चीजें शिक्षण कला है साथियों। ये विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 2 में। देखेंगे साथियों, देखिए ये कोई शिक्षण मशीन नहीं है, ये अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान भी नहीं है साथियों, ये साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान भी नहीं है। ओनली प्रथम ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे, देखिए पूरे 150 प्रश्नों को करके जाना, मजा आएगा आपके, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर आपका यहाँ पर होने वाला है मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है। सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो मित्रों ब्लूम का जो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष बताया है, भावात्मक पक्ष बताया है, मनोगत्यात्मक पक्ष भी बताया है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चौथा क्वेश्चन है आपका, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तीसरे क्वेश्चन में वापस बता रहा हूं, यहाँ प्रथम विकल्प ही सही रहेगा, सामाजिक जैसा कोई उद्देश्य इन्होंने नहीं बताया है मित्रों। प्रश्न नंबर 4 है आपके, देखिएगा चौथे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग स्थायी होते हैं, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो सही कथन का चुनाव कीजिए साथियों। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं। देखिए संवेग स्थायी नहीं होते, ऐसा नहीं है कि एक बार संवेग उत्पन्न हो गया तो वो स्थायी रहेगा, वो फिर
फिर खत्म हो जाएगा, फिर उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। नियंत्रित आप इसको कर सकते हो साथियों, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं बल्कि संवेगों की जो अभिव्यक्ति है इसको आप अधिगम द्वारा परिवर्तित कर सकते हो मित्रों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना और ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो। तो साथियों एनसीएफ के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा कौन सा नहीं है? राइट आंसर बताइएगा साथियों। मित्रों राइट आंसर है पढ़ाई। देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये तो बिल्कुल इसका हिस्सा है कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल के अंदर ही न रखा जाए बल्कि बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए। बट जो पढ़ाई है वो रटंत प्रणाली से भी मुक्त हो, ये भी बिल्कुल इसका हिस्सा है। फिर इसके जो तीसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसी कोई चीज एनसीएफ द्वारा नहीं बताई गई है साथियों अपने 5 निर्देशक सिद्धांतों में। बाकी चौथे विकल्प के बारे में भी बताया है कि ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित की जाए जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो, मतलब उसका ज्ञान पाठ्य पुस्तक के बाहर भी हो। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक और शाब्दिक। तो साथियों देखिएगा विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो शाब्दिक भी इन्होंने बताया है, सांकेतिक भी बताया है, आकृतिक भी विषय वस्तु बताई है, लेकिन संज्ञान जैसी विषय वस्तु इन्होंने नहीं बताई है। मतलब प्रश्न नंबर 6 में आपका जो दूसरा विकल्प है वही सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर साथियों। 7वां क्वेश्चन देखिएगा 7वें। तो मित्रों प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? गोलाकृतिक, आयताकृतिक, दुर्बल और लंबाकृतिक। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। 7वें क्वेश्चन में अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक शब्द मिस है, वो है नहीं शब्द मिस हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेचमर ने गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक तो व्यक्तित्व के बारे में बताए हैं, लेकिन दुर्बल जैसा कोई प्रकार व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताया है। और यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, यूं आना चाहिए था क्वेश्चन, नहीं है। तो साथियों तीसरा विकल्प सही है। और अगर यूं पूछ रहा है कि है तो गोलाकृतिक भी है, आयताकृतिक भी है, लंबाकृतिक भी है। यहाँ तीसरा विकल्प कब रहेगा सही? जब यहाँ पर नहीं शब्द आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 0 से 5 वर्ष का, 2 से 5 वर्ष का, 3 से 10 वर्ष का और 5 से 10 वर्ष का। तो बेलक के द्वारा जो प्रसंगबोध परीक्षण तैयार किया गया बच्चों के लिए उसका आयु वर्ग बताइएगा कितना रखा गया साथियों? प्रश्न नंबर 8 में ये रखा गया था साथियों। इन्होंने जो परीक्षण बनाया था व्यक्तित्व मापन हेतु वो 3 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही निर्मित किया गया था। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9। विद्यार्थियों हेतु परीक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि वही पाठ बार बार दोहराया जाए, यदि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, यदि विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए और पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे। तो राइट आंसर बताइए साथियों, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली परीक्षण कब बनेगा? बार बार दोहराएंगे तब बनेगा, या उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण देंगे तब, या फिर सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण, या पढ़कर विद्यार्थी सीखे? तो साथियों 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर है यदि हम बच्चों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दें तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रतिभाशाली बालक है तो उसको उसी प्रकार का शिक्षण मिले, एक सामान्य बालक को उसके सामान्य ज्ञान के अनुसार शिक्षण मिले, एक जो कम जानने वाला या मंद बुद्धि बालक है उसको मंद बुद्धि बालकों की तरह ही शिक्षण मिले, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। क्योंकि अगर आप मंद बुद्धि बालक को भी यदि जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी तरह पढ़ाओगे तो क्या वो समझ पाएगा उस चीज को? नहीं समझ पाएगा साथियों। अतः यहाँ दूसरा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10।
संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है? संयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में और डर के रूप में। तो सामान्य विशेषता सबसे पहले उत्तेजना के रूप में प्रकट होती है संवेगों की। बालकों में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, सिर्फ उत्तेजना ही पाई जाती है साथियों। तीसरा विकल्प सही है 10वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? हल्का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत और स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। तो साथियों क्षेत्रीय रहेगा, स्किनर का रहेगा, गुथरी का रहेगा या हल्का प्रबलन? बताइएगा राइट आंसर 11वें क्वेश्चन का। प्रश्न को समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा साथियों। मित्रों प्रश्न का राइट आंसर दूसरा विकल्प है। कैसे? प्रतिस्थापन। देखिए एक उत्तेजक प्रतिमान जो प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, दोबारा यदि वो होगा तो प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी समस्या आपके सामने आती है और आप कोई क्रिया के माध्यम से उसको हल करते हैं, तो यदि आपने उसके जैसी दूसरी समस्या आपके सामने आई तो वहां पर आपने उसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरा विकल्प इस प्रकार से सही है 11वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन ये देखिएगा, निम्न में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो साथियों देखिएगा दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष है, दूसरा रास्ता निकालना प्रत्यक्ष है, रुकावट दूर करना प्रत्यक्ष है, लेकिन उदात्तीकरण ये एक अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोवैज्ञानिक का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद और मनोविश्लेषणवाद। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर है संरचनावाद। संरचनावाद राइट आंसर कैसे रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञान विद्यमान और विश्वसनीय इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। तो साथियों विद्यमान ज्ञान को अर्जित नहीं बल्कि ज्ञान खुद के द्वारा रचित होता है साथियों, खुद के द्वारा रचित होता है, संरचनावाद का ये मानना है। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14। व्यवहार का करना पक्ष है सीखने का भावात्मक क्षेत्र, सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो मित्रों करना ज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता है, भावात्मक में भी नहीं आता है, मनोवैज्ञानिक में भी नहीं आता है, बल्कि जो गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र है इसमें व्यवहार का करना पक्ष शामिल किया जाता है। 14वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। मित्रों प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? पहला है ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, दूसरा है अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, और तीसरा है ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और चौथा है ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है। तो निर्मितवाद या संरचनावाद दोनों ही एक ही चीज है। ये कहता है कि अधिगमकर्ता के अंदर ही ज्ञान का निर्माण होता है साथियों। कहाँ पर? अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसी के अंदर ही ज्ञान का निर्माण होता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो साथियों 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता और केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। राइट आंसर दीजिएगा 16वें क्वेश्चन का। तो साथियों 16वां क्वेश्चन में रूपांतरण करना भी सृजनात्मकता है, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित दोबारा परिभाषित आप खुद की तरफ से कर रहे हो तो वो भी सृजनात्मकता है। केंद्राभिमुख मतलब केंद्र से बिल्कुल अलग उत्पादन की योग्यता भी सृजनात्मकता है। लेकिन किसी परिस्थिति के प्रति आप सांवेगिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो तो ऐसी चीज सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं रखते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 16 में। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। सक्रिय अनुक्रिया अनुमोदन
अनुमोदन जिससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम और आदतों के निर्माण का नियम। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिए, सक्रिय अनुक्रिया अनुमोदन ये होता है प्रभाव के नियम के कारण। किस पर आधारित होता है ये? प्रभाव के नियम। प्रभाव या परिणाम का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने से उसके प्रभाव से संतुष्ट है तो फिर वो उस कार्य को दोबारा करता है। यही है सक्रिय अनुक्रिया अनुमोदन। तो साथियों, प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा और 2 अथवा 3। तो साथियों, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर दीजिएगा। 18वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है साथियों? मित्रों, इसका राइट आंसर अगर देखें तो वो है आपका चौथा, 2 अथवा 3। अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण दोनों के द्वारा ही मूक एवं बधिरों की जो बालक है उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर मौखिक रूप से कैसे परीक्षण करोगे। इसलिए दूसरा और तीसरा, अमौखिक और निष्पत्ति, मतलब उनके परफॉर्मेंस को, कार्य को देख करके कर सकते हो। अमौखिक भी कर सकते हो। चौथा विकल्प सही है इस प्रकार 18वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, पुनर्बलन का अभाव, तनाव और दमन। तो कोई चीज विलुप्त हो जाती है। अनुबंधन का विलोप कब होता है? जब पुनर्बलन का अभाव होता है साथियों। यदि पुनर्बलन नहीं दिया जाता है तो स्वाभाविक सी चीज है कि बिल्कुल अनुबंधन विलुप्त ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पुनर्बलन नहीं दे रहे हो तो फिर उसको पता वो ये सीख जाएगा कि भाई बार बार हम अनुबंधित क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए फिर वो चीज विलुप्त हो जाती है। दूसरा विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? रासायनिक संतुलन बनाए रखना, अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, मानसिक एवं भावनात्मक नियंत्रण और नैतिक आचरण नियंत्रित करना। तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आज भी डाला है। और राइट आंसर कौन सा था? नैतिक आचरण नियंत्रित करना। ये एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य नहीं है। ये रासायनिक संतुलन बनाए रखता है, अभिवृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण रखता है, लेकिन नैतिक आचरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो साथियों 21वां क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको। ये देखिए प्रश्न नंबर 21 को, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, समायोजन वैयक्तिक क्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, और समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं पहले ही कहा था लेकर आऊंगा, और ये शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यकीन मानिए साथियों, लगभग 20 जो मॉडल पेपर होते हैं उनमें से भी आपको एक भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस से मिल रहा है। संपूर्ण सिलेबस से ही क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चनों का आप लेवल देख सकते हो। तो देखिए, सत्य कथन की बात करें तो पहला कथन भी सत्य लग रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। साथियों, ये वैयक्तिक प्रक्रिया नहीं है, वैयक्तिक रूप से ही नहीं किया जाता है समायोजन। ऐसा नहीं है कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया माना जाता है समायोजन को, वैयक्तिक नहीं बल्कि द्विपक्षीय। साथियों, बाकी विशिष्ट क्रिया है समायोजन, जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया जीवन थोड़ी है साथियों, इसलिए यहाँ ये भी गलत हो गया। शिक्षा से ही नहीं, अन्य जो सामाजिक क्षेत्र है और भी अन्य कई क्षेत्र होते हैं उससे भी जुड़ा होता है। तो साथियों इसलिए तीसरा विकल्प बेटर है अन्य विकल्पों से 21वें क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 22, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। इसमें यह कथन देने वाले हैं जॉन एंड सिम्पसन, गेसल, स्टैनले हॉल और ग्रोडफ्रे। तो साथियों किशोरावस्था के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मित्रों, उपरोक्त कथन स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, एक नया जन्म होता है बालक का, और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती है। तीसरा विकल्प सही है 22वें में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता।
इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता है, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो साथियों देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कोई विद्यार्थी है अपने जो समकक्ष व्यक्ति है उनके समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मान रहा है, मतलब वो व्यक्ति भावात्मक रूप से अनियंत्रित या भावात्मक रूप से सही नहीं है, उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 को, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सजीव है, ये एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, और अधिगम का अध्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो मित्रों अध्यक्ष क्या है, ये प्रत्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष क्या ये होगा प्रत्यक्ष। तो देखिए कहीं ना कहीं तो थोड़ी गड़बड़ी तो हो ही जाती है, चाहे कितनी भी सावधानी रखो, मानवीय स्वभाव है, लेकिन मैं उसको सुधार कर देता हूँ इसी टेस्ट में। देखिएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द है, तो क्या है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते बल्कि देख सकते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो साथियों इसका मतलब है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता, ये जो लाइन कह रहा है उसके आधार पर 24 में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन मित्रों, तर्कना की विशेषता है, तर्क चिंतन की एक प्रक्रिया है, तर्क को चिंतन का एक रूप माना जाता है, तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो मित्रों तर्क चिंतन की ही एक प्रक्रिया है, तर्क को चिंतन का एक रूप ही माना जाता है, तर्क एक जटिल और मानसिक क्रिया है, ये तीनों ही कथन तर्कना की विशेषता है, किंतु उपरोक्त सभी कथन यहाँ चौथा है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। कल्पना को मानसिक प्रहसन किसने माना है? वुडवर्थ ने, B.N. झा ने, रायबर्न ने और स्किनर ने। तो मानसिक प्रहसन किसके द्वारा कल्पना को माना गया है साथियों? राइट आंसर अगर हम बात करें तो ये माना गया है वुडवर्थ के द्वारा ही कल्पना को मानसिक प्रहसन माना गया है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका 26 में। टारगेट होना चाहिए कम से कम 120 क्वेश्चनों का, 100 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारा ही सिलेबस कवर कर रहे हैं तो 100 प्लस तो आना ही चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि टेस्ट पेपर में एक एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन ले रखे हैं, बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपका पेपर आएगा, जैसा 25 अप्रैल को आपका पेपर बनेगा उसी लेवल के पेपर, उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाने की पूरी कोशिश करता हूं साथियों। यकीन मानिएगा इतना ज़्यादा लाभ आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलने वाला है। मेगा टेस्ट नंबर ये तो 3 ही हैं, देखते जाइए आगे कितने टेस्ट आपके आएंगे, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये। चलिए नेक्स्ट 27। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थी की समझ का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना और अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। तो जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है इसमें ग्रेड तो प्रदान की ही नहीं जाती है साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा में ही उपस्थित होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, भाषा अन्य विषयों की कक्षाओं में भी उपस्थित होती है, और जो बच्चा है वो हमेशा सकारात्मक भाषा को काम में लेता है। जो बालक है साथियों वो हमेशा सकारात्मक भाषा को काम में लेता है। तो देखिएगा एनसीएफ 2005 कहता है कि भाषा अन्य विषयों की कक्षाओं में भी उपस्थित रहती है। ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज की क्लास है उसी में बच्चा जो बालक है उसी में बिल्कुल भाषा सीखेगा, अन्य जो कक्षाएं हैं उनमें भी बालक भाषाओं को सीखता है। ये नहीं है कि विद्यालय आकर ही सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं साथियों। समाज में भी तो भाषा सीखी जाती है, कक्षा में ही उपस्थित होती है, बाहर भी उपस्थित होती है। सकारात्मक ही भाषा का प्रयोग करे बालक, ये जरूरी नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। किसी कक्षा के बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक करेगा। अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण। तो साथियों यहाँ देखिएगा
हमको ये पता है कि बालक गृह कार्य नहीं ला रहे हैं, तो ये तो एक समस्या हो गई और विद्यालय की समस्या है, विद्यालय से जुड़ी हुई, तो फिर इस पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है बड़ी आसानी से। विकल्प नंबर 2 सही है 29 में। अब जो पार्ट फर्स्ट आपके साइकोलॉजी है उसका अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या उदाहरण को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता और केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। 2 बार आ गया, सॉरी इसके लिए साथियों। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा इसके लिए मैं आपको साइकोलॉजी का लास्ट में 150 क्वेश्चन होने के बाद में, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर मैंने बताया था वही रहेगा आपको, किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। डबल बार टाइप हो गया साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। बाकी आपको पूरे 30 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन मतलब 29 क्वेश्चन तो यहाँ कंफर्म हो चुके हैं, एक 150 के बाद में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपके भाग 2 आता है वो हिंदी शिक्षण का मैंने लिया है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी, लेवल 1 या लेवल 2 कोई सा भी सब्जेक्ट, तो सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा हिंदी भाषा का भी टेस्ट। इसको अगर आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, और यदि लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में आपने हिंदी का चुनाव कर रखा है तो आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हिंदी भाषा के भाग 2 में देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 देखेंगे साथियों। चुनाई का कार्य करने वाले को राजस्थान में क्या कहा जाता है? चीम, चीक, चेजारा और चिकारो। तो साथियों जो व्यक्ति चुनाव का कार्य करता है उसको राजस्थानी भाषा में चेजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेजारा, चुनाव के काम करने वाले को। तीसरा विकल्प आपका सही है 31वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। साथियों इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, वीडियो बनाने के बाद वीडियो डालते हैं, फिर सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चनों को छांटते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, ये इस टॉपिक से लेना चाहिए, फिर उसको टाइपिंग किया जाता है, सब कुछ होता है। तो आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमें लगे कि हाँ यार लोगों को मैटर पसंद आया। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। चलिए प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आरोह, आराम, आक्रोश और आकाश। तो साथियों देखिएगा जब मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा तो 110 से नीचे कोई नहीं होना चाहिए, कोशिश 120 तक की, और 110 के नीचे भी आया तो 100 के नीचे तो कोई भी नहीं आना चाहिए, तभी मजा आएगा साथियों। आप रेगुलर अगर डिस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हो तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात बता दूं मैं आपको, चलिए एक बार इस प्रश्न को देखेंगे। अ उपसर्ग आरोह, आराम, आक्रोश और आकाश। तो साथियों आ प्लस राम बिल्कुल आ उपसर्ग है, आ प्लस रोह आरोह आ उपसर्ग है, आ प्लस क्रोश आ उपसर्ग है, लेकिन आ प्लस काश आकाश। तो साथियों इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा 32वें क्वेश्चन में। कमेंट करके जाइएगा अगर डाउट हो तो। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? भू प्लस उदर्व भूधर्व, फणी प्लस इंद्र फणींद्र, अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय और द्राक्ष प्लस आसव द्राक्षासव। साथियों द्राक्ष प्लस आसव गलत है, द्राक्षा प्लस आसव आना चाहिए था, द्राक्षा, तो ये गलत हो गया। फणी में बड़ी की मात्रा आना चाहिए, गलत हो गया। भू प्लस उदर्व में बड़ा हुआ आना चाहिए, गलत हो गया। लेकिन अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय बिल्कुल शुद्ध है ये। तीसरा विकल्प आपका सही है 33वें में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को साथियों। 34वां क्वेश्चन क्या है? स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो और बिना संकोच बोलने वाला। तो स्वावलंबी का मतलब क्या होता है साथियों? स्वावलंबी का मतलब होता है जो हर प्रकार से अवलंब मतलब खुद के ऊपर, स्व मतलब खुद, अवलंब मतलब आश्रित, जो हमेशा खुद के ऊपर हर प्रकार से आश्रित हो उसको ही स्वावलंबी कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपका 34 में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य के कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अज्ञात भूतकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो मित्रों देखिए यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, संभावना व्यक्त की जा रही है। कब आएंगे? भविष्यकाल में आएंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों इस क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 35। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36,
तिरस्कार शब्द में संधि हुई है कौन सी साथियों? विकल्पों को देखिएगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और गुण संधि। तो मित्रों तिरस्कार शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें संधि हुई है तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार अर्थात विसर्ग संधि का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है मित्रों इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 पर। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुता और पशुपति। पशुपति तो बिल्कुल गलत हो गया, पशुत्व और पशुता नहीं बल्कि पाश्विक शब्द जो है वो पशु शब्द का विशेषण होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 37 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई है? राम से गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है और तुम सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। अव्यय संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। सागर के तट पर, सागर के तट पर भीड़ है, ये भी सर्वनाम संबंधी ऐसी तो कोई लग नहीं रही है। राम को गाने दो कारक संबंधी अशुद्धि है। तुमको घर जाना है, तुमको घर जाना है, यहाँ पर ये जो तुमको शब्द है साथियों ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, तुम को घर जाना है, ये गलत है, एक साथ ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है क्योंकि तुम शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो दूसरा विकल्प 38 में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 39 पर। निम्न में से किस रूप में मानक रूप असंगत है? किस रूप में? 67 इस प्रकार से, 96 ये, 99 ये, 26 ये। तो साथियों 67 ऐसे ही लिखा जाता है, 99 ऐसे ही लिखा जाता है, 26 ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन 96 नहीं होता है, 96 होता है। ये गलत है, ये मानक नहीं है साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। थाली बजाबो मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, मुंह बनाना, खुशियां मनाना और थाली ठोकना। तो साथियों इस थाली बजाना क्यों बजाई जाती है? खुशियां मनाने के लिए थाली बजाई जाती है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 40 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, इधर मिलेगा आपको प्रश्न नंबर 41 मित्रों। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 41 को। निम्न में से सदैव कौन सा नित्य बहुवचन में रहता है? आप, मैं, कपड़ा और सड़क। तो नित्य कपड़ा का कपड़े हो जाते हैं, सड़क का सड़कें हो जाता है, मैं एक वचन में सदैव रहता है और आप एक सम्मान सूचक शब्द है, ये सदैव बहुवचन में रहता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 41 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। वह पुराने मानकों और नियमों की अवज्ञा करते हैं, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, सामान्य भविष्य काल का और आसन्न भूतकाल का। तो वह पुराने मानकों और नियमों की अवज्ञा करते हैं, कर रहे हैं अपूर्ण में हो जाता। आसन्न किए, आसन भूतकाल का तो यही है ही नहीं क्योंकि करते हैं, वर्तमान में आ गई ये क्रिया तो फिर ये गलत हो गया। भविष्यकाल का नहीं है कि करेंगे, भविष्यकाल का हो जाता है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 42 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मिष्टान्न, वाल्मीकि, प्रज्वलित और निरोग। तो मित्रों मिष्टान्न बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, वाल्मीकि भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्रज्वलित भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन निरोग ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि निरोग इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध ही देखना था। विकल्प नंबर 4 43 में सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। तो साथियों प्रश्न नंबर 44। मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह सत्य है, ये वाक्य होगा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और निषेध वाक्य है। तो साथियों मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह सत्य है, तो ये वाक्य इस पर आश्रित है, अतः आश्रित वाक्य हमेशा ही मिश्र होते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 44 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 45 को। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो मित्रों आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक तीनों ही अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, लेकिन जो संयुक्त वाक्य है ये रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होता है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 45 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे आएंगे साथियों। 46वां क्वेश्चन।
एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हो। यूं मान के चलिए कि एग्जाम ही दे रहे हैं हम, तो यूं मान के पेपर को सोल्व करिएगा, ईमानदारी से सोल्व किया करो पेपर को, एक कॉपी लेकर के उस पे आंसर लिखते जाओ कि इतने क्वेश्चन हुए, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आया करो कि सर इतने क्वेश्चन हुए। डाउट हो तो उसको भी लिख लो, फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन संख्या लिख करके बताओ कि भाई सर इसमें हमें कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन है। प्रश्न नंबर 46, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, निकलता जा रहा है, घर से लौट कर आऊंगा, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, और पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। यहाँ पर आदमी एक संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, आऊंगा, आऊंगा जाऊंगा ये क्रिया पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण घर से लौटकर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। निकलता जा रहा है तो निकलना क्रिया हो गई, लेकिन चोट खाए हुए तुम एक सर्वनाम शब्द है साथियों, इसलिए ये जो क्या है सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, अर्थात तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 46 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 पर। तो साथियों 47वां क्वेश्चन, हंस पद का प्रयोग किया जाता है त्रुटि सुधार हेतु और स्पष्ट करने हेतु, दोहराव हेतु और संक्षेप हेतु। देखिएगा हंस जो पद होता है, इस पद का प्रयोग त्रुटि सुधारने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं मित्रों? त्रुटि सुधारने के लिए। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 47 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 48 पर। देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 48 यहां पर आपको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन हमें होता रहता है। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पियाजे, कोल्डवेल, कुक, मॉन्टेसरी और विलियम वुंट। मित्रों खेल विधि के जनक तो कोल्डवेल कुक है, लेकिन साम्यान्वेषण के सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही है 48वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि और ड्रेकाली विधि। तो जो मानसिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं उन छात्रों के लिए साथियों जो ड्रेकाली विधि है, इसका निर्माण ड्रेकाली के द्वारा ही किया गया था। जो मानसिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं, विमंदित छात्र जिनको हम कह सकते हैं। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 49 में। चलिए आगे 50वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 1/3 आपका पेपर हो चुका है, यूं मानो आप 1/3 तो आप हल कर चुके हो इतनी जल्दी। आप समझ के देखिए कि क्वेश्चन को आप पढ़ते हो और टिक करते हो तो वो और जल्दी होना चाहिए, लेकिन आप उसको और देर से करते हो। मैं यहाँ बीच बीच में एक्स्ट्रा बातें भी करता हूँ, क्वेश्चन को समझाता भी हूँ, आंसर भी बताता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता भी हूँ, लेकिन फिर भी 2 घंटे नहीं लगने देते हैं, फिर भी आपके टाइम घट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? प्रश्न नंबर 50 में वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए? मेंजिल, ब्रकनेर, मॉन्टेसरी और मन। तो जो वाचन संबंधी दोष है और उनके उपचार है, लिख लो इस क्वेश्चन को, पहले मैं बता रहा हूं, लिख लो, अभी लिख लो, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, साइलेंट रीडिंग वाला पहले ऐसे आ चुका है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों। ब्रिकनेर के द्वारा यहाँ पर वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर प्रयोग किए गए थे। दूसरा विकल्प है वेरी 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास करना, और वर्णों की सही पहचान और क्षमता उत्पन्न करना, सही पहचान की। तो मित्रों मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये मौन वाचन में शुद्ध वाचन तो आएगा ही नहीं, शब्द भंडार गद्य शिक्षण के अंतर्गत आएगा। वैसे हो सकता था अगर तीसरा विकल्प नहीं होता तो, लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास करना मौन वाचन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। कि अर्थ ग्रहण सर्वाधिक किसमें होते हैं? मौन वाचन में। तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास किसमें होता है? मौन वाचन में। तो बेशक तीसरा विकल्प आपका 51 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52 की ओर। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी संबंधी दोष, उच्चारण संबंधी दोष, सीखने में मंदता और लेखन संबंधी अशुद्धियां। निरंतर लगातार यदि मित्रों आप मौन वाचन करते हो लगातार, तो फिर उससे उच्चारण संबंधी दोष आने की संभावना होती है। फिर आप उच्चारण संबंधी दोष करने लग जाओगे, क्योंकि मौन वाचन तो बिना बोले किया जाता है, और बिना बोले करोगे तो फिर उच्चारण करोगे तब दिक्कत आएगी। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 52 में। तो मित्रों 52 में तो आपका दूसरा विकल्प सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 53 को। हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा,
रचनात्मक परीक्षा और उपयुक्त सभी। तो हस्तकौशलों का मूल्यांकन करना है, जल्दी जल्दी में आंसर मत दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत कर दोगे आप। मित्रों राइट आंसर क्या है, मौखिक परीक्षा से आप हस्तकौशलों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। चौथा भी गलत हो गया फिर तो, पहला चौथा दूसरा या तीसरा। बेस्ट आंसर है रचनात्मक परीक्षा, जिसमें बालकों को खिलौने से संबंधित चीजें बनवाई जाती है, हाथों का जो कौशल है उससे संबंधित अनेक कार्य करवाए जाते हैं साथियों। तो फिर वो रचनात्मक परीक्षा हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु सबसे बेस्ट रहेगी। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों 53 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 54। मित्रों 54वां क्वेश्चन, लिखित कार्य दो प्रकार का होता है, एक कक्षा कार्य तो दूसरा कौन सा? राज कार्य, लेखन कार्य, वाचन कार्य और गृह कार्य। तो देखिए लिखित कार्य के दो प्रकार है, पहला होता है कक्षा कार्य और दूसरा होता है गृह कार्य। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 54 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55। प्राय विद्यालयों में बालकों को सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? शब्द लिखवाते हैं, वाक्य लिखवाते हैं, अक्षर लिखवाते हैं और उनका नाम लिखवाते हैं। तो अधिकतर जब बालक विद्यालय जाता है तो उनको सबसे पहले उनका नाम लिखवाना सिखाया जाता है, वो खुद ही उसका ही नाम लिखना सीखता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है, आप खुद भी साथियों खुद का ही नाम लिखने की कोशिश आपने की होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 की जगह 56 पे देखेंगे, हरित पट्ट पर किससे लिखा जाना चाहिए? हरित पट्ट जैसे एक होता है श्याम पट्ट बिल्कुल ब्लैक, एक होता है व्हाइट बोर्ड सफेद वाला, एक होता है हरित पट्ट। तो इस पर काली चौक से, पीले चौक से, लाल चौक से और हरे चौक से। तो हरित पे हरे चौक से तो लिखेंगे नहीं, बल्कि हरित पट्ट मतलब हरा जो पट्ट है उस पर पीले चौक से लिखना चाहिए साथियों। क्यों? क्योंकि हरे रंग के ऊपर यदि पीला रंग आप करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही है, चौथा नहीं, दूसरा विकल्प सही है 56 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। फिल्म स्ट्रिप की सहायक सामग्री का अंग है? नाम तो सुना होगा फिल्म स्ट्रिप का सभी ने, कौन सी सहायक सामग्री का अंग है? दृश्य का है कि श्रव्य का है, या फिर दृश्य श्रव्य का है, या सभी का है? फिल्म स्ट्रिप ओनली दृश्य सामग्री है, ओनली, ये श्रव्य नहीं है, ये दृश्य श्रव्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सुनाई देता है और दिखाई, दोनों चीजें नहीं होती, सिर्फ दिखाई देता है। प्रथम ही विकल्प इस प्रकार से सही है 57 में। 58 क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए? अनुकरण का सिद्धांत, उपयुक्त क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो मित्रों कौन सा वो सिद्धांत है जिसमें अध्यापक को आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, वो भी अच्छे? तो वो है अनुकरण का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि अध्यापक अगर खुद अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेगा तो छात्र उसका अनुकरण करेंगे और वो भी खुद एक आदर्शवादी व्यक्ति बनेंगे, इसलिए प्रथम विकल्प सही है 58 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊंगा लेकिन एक बार प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का साधन नहीं है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सभा समिति, अवलोकन और परीक्षा। गलत करोगे इस क्वेश्चन को, सही कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर चांस है गलत करने के। सही करोगे तो मतलब आप वाकई तैयारी कर रहे हो फिर। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है, तुक्का नहीं तो नहीं लगाया ना, अगर लगाया भी है, सही भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही होना चाहिए किसी भी हो प्रश्न। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में साथियों जो विद्यालय का प्रशासन है और विद्यालय के जो स्टाफ है, विद्यालय से संबंधित जानकारी इससे मिलती है, इससे मूल्यांकन नहीं होता है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी सभा समिति, अवलोकन और परीक्षा तीनों से आप मूल्यांकन कर सकते हो, ओनली प्रथम विकल्प 59 में। अब भाग 2 मतलब हिंदी का अंतिम और 60वां क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित और उक्त सभी। तो जो निदानात्मक परीक्षण है वो शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं, प्रक्षेपित भी हो सकते हैं, मतलब उक्त सभी। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 60 में। तो साथियों 2 भाग हम कर चुके हैं। भाग फर्स्ट मनोविज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चन किए, भाग सेकंड हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन किए। अब यहाँ पर हम भाग थर्ड के क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो ये 90 क्वेश्चन तो साथियों ये 90 क्वेश्चन तो सभी के लिए है, लेकिन जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे। लेवल 2 SST वाले और लेवल 2 साइंस और मैथ्स वाले, इन दोनों के लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है, वहां पर आप अपने सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा वीडियो, जस्ट बाद ही। तो साथियों उसको आप PDF भी ले सकते हो उसकी,
तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा पीडीएफ की, ओनली सामाजिक और साइंस मैथ्स की पीडीएफ, तो आप उसको भी ले सकते हो साथियों। तो मित्रों देखिएगा, हम 2 भागों को पूरा कर चुके हैं। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो आपका तीसरा भाग इसमें आता है वो आपके रहेगा संस्कृत के 30 प्रश्नों का भाग, जिसमें 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। और अच्छी तरह से आप यहां पर अपने स्तर को चेक कर सकते हैं, आप उत्तर दीजिएगा साथियों एक क्वेश्चन का। देखिएगा, मैं आपसे वापस कहता हूं कि इस वीडियो के जस्ट बाद ही सामाजिक के 60 क्वेश्चनों का और विज्ञान और गणित वालों के लिए 40 क्वेश्चनों का वीडियो आ रहा है। तो फिर आपका वो जो मेगा टेस्ट पेपर है, आप चाहो तो यहाँ पर भी पर्यावरण के क्वेश्चन कर सकते हो, गणित विज्ञान के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अलग से भी फिर वो जो वीडियो है वो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो फिर आरबीएससी और एनसीईआरटी के गजब के प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा साथियों। तो चलिए यहाँ पर तीसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे, संस्कृत भाग 3 के अंतर्गत। मित्रों मैं आपको बता दूँ कि जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके लिए तो यहीं पर 150 क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल सेकंड वालों के लिए, एसएसटी वालों के लिए 60 क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब दोबारा नहीं कर रहा हूँ साथियों। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 61वें क्वेश्चन को संस्कृत के अंतर्गत। व्याकरणस्य लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। विस्मरण लोप है, अदृश्यम लोप है, अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है। तो मित्रों व्याकरणस्य लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 61 में। तो मित्रों प्रश्न नंबर 61 में राइट आंसर रहेगा आपका चौथा विकल्प, व्याकरणस्य लोपस्य अदर्शनम लोप है अस्ति। साथियों चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 61 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62। गायक शब्द है संधि वर्तते, पूर्व रूप है अयादि, दीर्घ है पर रूप। तो मित्रों गायक है शब्द में, इस शब्द में कौन सी संधि है? बात करें तो साथियों गायक, आई की आवाज आ रही है, अयादि संधि का ये उदाहरण है प्रश्न नंबर 62। दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63। राजमुकुटम कह विग्रह है। राजमुकुटम ये जो पद है इसका विग्रह कीजिए साथियों। राज्ञन मुकुटम, राज्ञः मुकुटम, राज्ञाय मुकुटम और राज्ञस्य मुकुटम। तो साथियों राइट आंसर प्रश्न नंबर 63 का बताइएगा मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा राज्ञः मुकुटम, राजा का मुकुट। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 63 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 64 पर। साथियों 64वां क्वेश्चन है, वयम विद्यालयम रिक्त स्थान गच्छाम है, रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूरयत, अभितः विना प्रति स है। मतलब ये जो अव्यय की पूर्ति करनी है, उचित अव्यय कौन सा आएगा यहाँ पर? तो साथियों वयम विद्यालयम, अभितः गच्छाम है, विना गच्छाम है, सह गच्छाम है, प्रति गच्छाम है। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रति, यहाँ पर अव्यय लगेगा। वयम विद्यालयम प्रति गच्छाम है, शुद्ध वाक्य यही रहेगा, सह नहीं आएगा। तो साथियों तीसरा विकल्प सही रहेगा 64 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। स्तुत्य है, इत्यत्र है, क प्रत्यय है। स्तुत्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्यच, क्यप, ल्यप, ल्युट। तो साथियों ये आ रहा है ना बाद में, तो बताइएगा स्तुत्य है। बाकी आप राइट आंसर बताइए 65 में कौन सा शेष रहेगा, कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? मित्रों इसमें क्यप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है 65 में? स्तुत्य है में क्यप प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। युष्मद् शब्दस्य पंचमी बहुवचनम किम। युष्मद् शब्द का पंचमी बहुवचन क्या है? युष्मत्, युवोः, युवाभ्याम, युष्मासु। साथियों राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिएगा जो ये युष्मद् शब्द है इसका पंचमी बहुवचन रूप होता है युष्मत्। क्या होता है साथियों? युष्मत्। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक करके आप सोच करके आंसर इसका दे सकते हो। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 66 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 67। भू धातु है लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। भू धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सा रूप रहेगा? भवतः है, भवत, भवत और भवतम।
तो मित्रों भू धातु का जो लट लकार है इसका मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है 67 में। बताइएगा कौन सा आंसर है आपके अनुसार। तो साथियों बात करें अगर हम भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की, वो होता है भवत। क्या होता है साथियों? भवत होता है। मध्यम पुरुष बहुवचन भवत ही रहेगा, भवत है गलत है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका 67 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68। इति वाक्यस्य अव्यय शब्द है अस्ति। इस वाक्य में अव्यय शब्द है राम है ग्रामम प्रति गच्छति। राम है ग्रामम प्रति और गच्छति। बताइएगा इसमें अव्यय शब्द कौन सा है मित्रों? तो अगर हम बात करें अव्यय शब्द की तो राम है ग्रामम गच्छति, तीनों ही अव्यय शब्द नहीं है। संज्ञा शब्द है साथियों, गच्छति जाना क्रिया शब्द है, लेकिन जो ये प्रति शब्द है ये एक अव्यय है। अभी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले ही आया था प्रति वाला, विद्यालय गच्छाम वाला, तो वहाँ पर भी प्रति अव्यय लगा हुआ था। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन को। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 68 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69। उपसर्ग है रहित है शब्दे अस्ति। उपसर्ग रहित शब्द है विराग है, अतिराग है, प्रतिराग है, पराग है। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा वी प्लस राग है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। अति प्लस राग है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति प्लस राग है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन प प्लस राग है, ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है। इसलिए चौथा विकल्प 69 में आपका सही आंसर है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 70। छंदसु चतुर्दश वर्णात्मकम छंदः अस्ति। किस छंद में चतुर्दश 14 वर्ण होते हैं? वसंत तिलका, मालिनी, शिखरिणी और रथोदत्ता। तो मित्रों बताइए प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर। 14 वर्णों की बात की जा रही है तो 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका में। किस में होता है साथियों? वसंत तिलका छंद में ही 14 वर्ण होते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है 70 में। साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 71 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 71 ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 71 को अहम पत्रम लिखामी वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। मया पत्रम लिखन्ति, वयम पत्रम लिख्यसे, मया पत्रम लिख्यते और न को अपि। तो इसको तो हम बाहर निकाल देंगे। मया मया वयम, तो वयम को बाहर निकाल दिया। पत्रम लिखन्ति या फिर लिख्यसे, लिखते। बताइएगा कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 71 में? तो साथियों 71 में देखिए लिखामी का होता है लिख्यते, लिखन्ति नहीं होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है मया पत्रम लिख्यते। इसका वाच्य परिवर्तन ये बनेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 72 पर। आपके प्रश्न नंबर 72 प्रश्न निर्माणम कुरुत है। प्रश्न निर्माण कीजिए। सह गृहम गत्वा कार्य करोति। कुत्र कस्मे केन क है। जैसे स गृहम गत्वा कार्य करोति कि वह घर जाकर कार्य करेगा, तो स है। यहाँ पर देखिए जब प्रश्न निर्माण करते हो तो ये रेखांकी शब्द है गृहम, तो गृहम में कौन सी आवाज मिल रही है? स। कुत्र कस्मे केन क है। मित्रों 72 में राइट आंसर रहेगा आपका प्रथम विकल्प। सह कुत्र गत्वा कार्य करोति। फिर आपका आंसर रहेगा सह गृहम गत्वा कार्य करोति। इसलिए विकल्प नंबर 1। ऐसा थोड़ी सह केन गत्वा, केन क है कस्मे नहीं, सह कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। सुक्ति पूर्यत है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है, धनम न मनोरथ है, कार्याणि न मनोरथ है, ज्ञानम न मनोरथ है, धर्मम न मनोरथ है। तो साथियों उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथ है, साधवो ही न सर्वत्र है, चंदन ही न वने वने। मित्रों इस प्रकार की ये सुक्ति होती है। आपको ऐसी सुक्तियाँ याद होना चाहिए, जरूरी है ये चीज़ें। बाकी एग्ज़ाम आपको ही देना है, मुझे नहीं देना है। दूसरा विकल्प सही है 73 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति पदे है शुद्ध रूपम भवति। पहला है भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति। तो साथियों भिक्षुक है वस्त्राणि यच्छति, इसका शुद्ध रूप बताना है। भिक्षुकेभ्य वस्त्राणि यच्छति, भिक्षुक है वस्त्राणि यच्छति और भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति। तो साथियों देखिएगा मांगने के अर्थ में यहाँ पर
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तो भिक्षुकम का क्या बनेगा, भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति। प्रथम विकल्प आपका सही है 74 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 75। 75 क्वेश्चन है साथियों, एतत् वादने काश्मीरी गेट है आगच्छति, मतलब इतनी बजे हम कश्मीरी गेट पर आ जाएंगे, लेकिन कितनी बजे ये चित्र बन रहा है यहाँ पर, मैं और चित्र को बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये इस प्रकार का देख लीजिए चित्र। अब विकल्प को देखिएगा साथियों, सार्धे दश है, सपाद दश है, दश एकादश, तो एकादश मतलब तो 11 होता है, 11 तो नहीं बज रही है, 10 10 बराबर 10 भी नहीं बजा रही, सार्धे 10 साढ़े 10 भी नहीं बजा रही है, बल्कि सपाद 10 सवा 10 बज रहे हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या कौन सी है साथियों, 75 में। चलिए नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न नंबर 76। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 76 को, कर्षकः इति पदस्य किम विशेषणम प्रयुक्तम, मायावीन है, परिश्रमशीला है, असत्यभाषीण है, चोरा है। क्वेश्चन को समझिएगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ पर पूछा है कृषक है मतलब किसान, इस पद में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हो सकता है, मायावान होता है, परिश्रमशील होता है, असत्य भाषण असत्य बोलने वाला, या चोरी करने वाला। तो साथियों नहीं, बल्कि किसान कृषक है, परिश्रमशीला है, अस्ति। दूसरा विकल्प यहाँ पर विशेषण प्रयुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। मित्रों 77 क्वेश्चन है, वैदिक काले कस्मात् संस्कारात्य परम शिक्षायाः प्रारंभ है, गर्भाधान संस्कारात्, कर्ण वेद संस्कारात्, नामकरण संस्कारात् और उपनयन संस्कारात्। तो मित्रों वैदिक काल में किस संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता था? राइट आंसर है, बताइए राइट आंसर साथियों, उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा का आरंभ होता था वैदिक काल में। अभी तो कोई नहीं कराते हैं ये चीजें, कोई ही जगह प्रचलित है मित्रों। 77 में चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे 78। शिक्षा यह प्रमुख है अंग है किम, शिक्षा का प्रमुख अंग कौन है साथियों? धनम, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय है। तो मित्रों शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है विद्यार्थी को। किसको माना जाता है? विद्यार्थी को। पाठ्यक्रम मिलता है तो गलत है, विद्यालय मिलता है तो गलत है, धनम मिलता है तो भी गलत है। ओनली विद्यार्थी को ही शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट 79 है, श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है श्यामपट्ट है, पुस्तकम, गुरुमुखम, चित्रम। तो साथियों श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है? श्रवण कौशल का प्रमुख साधन रीट में आया हुआ क्वेश्चन लिया है मैंने, ये 79 में राइट आंसर है गुरुमुखम। क्योंकि गुरु जब बोलता है तो सुनते कौन है? छात्र सुनते हैं मतलब श्रवण कौशल। तो साथियों गुरु ही सर्वाधिक बातचीत छात्रों के सामने करता है, चित्र और पुस्तक से थोड़ी बातचीत होती है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा 79 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80। भाषा मुख्य रूपेण भवती है लेखा चित्रम लिखितेषु दृश्य और मौखिकी। तो साथियों भाषा का मुख्य रूप कौन सा माना जाता है? साथियों भाषा का मुख्य रूप माना जाता है मौखिक, क्योंकि हम सर्वाधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। विचारों का आदान प्रदान भी इसी भाषा के माध्यम से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने विचारों को लिखित माध्यम से ही अभिव्यक्त करें। जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं तो क्या चिट्ठियाँ लिख लिख के बातचीत करोगे? कोई ये थोड़ी है कि फिल्मी लव स्टोरी थोड़ी चल रही है कि चिट्ठियाँ चल रही है, नहीं साथियों मौखिक रूप से बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 आता है, रसानुभूति है मुख्योद्देश्यम भवति। रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य होता है काव्य शिक्षणम, गद्य शिक्षणम, व्याकरण शिक्षणम, कथा शिक्षणम। तो साथियों रसानुभूति मुख्य उद्देश्य किसका होता है? देखिए व्याकरण का रसानुभूति मुख्य उद्देश्य नहीं है, कथा का नहीं है, गद्य का नहीं है, बल्कि पद्य शिक्षण या काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रस की अनुभूति करना। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 81 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 82 को। यहाँ पर प्रथम विकल्प है काव्य शिक्षणम। 82 है, मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंध है केन सह अस्ति। मुख्य रूप से भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है? ज्ञानात्मक पक्षेण, अनुभवात्मक पक्षेण, मनोक्रियात्मक पक्षेण, संसाधने। तो साथियों
बताइए 82 में राइट आंसर। मित्रों, मुख्य रूप से भाषा शिक्षण का संबंध व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है साथियों। कौन से पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से। प्रथम विकल्प आपका सही है 82 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 83 को। इधर मिलेगा साथियों आपको प्रश्न नंबर 83। ये देखिए 83 को। डिसलेक्सिया एक है भाषागत विकार है, यह प्रभवती लिखित भाषा संबंधी, पठनम संबंधी, संकेत बोधम, कथित भाषा बोधम। तो साथियों डिसलेक्सिया तो होता है पठन संबंधी विकार, जबकि डिसग्राफिया होता है लिखित भाषा संबंधी विकार। तो यहाँ डिसलेक्सिया पूछा है, तो दूसरा विकल्प 83 में राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 84 पर। रचनात्मक है मूल्यांकने क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन रूपेण भवति, सतत मूल्यांकन के रूप में। सत्रांते सत्र के अंत में, 17 या एकैकस्य पाठस्य मतलब प्रत्येक पाठ के साथ में। तो साथियों रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के रूप में। लगातार निरंतर जो मूल्यांकन चलता रहता है सतत रूप से, वही रचनात्मक मूल्यांकन होता है साथियों। 84 में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 85 को। तो 85वां क्वेश्चन है खंडान्वये विधि है प्रयोगम क्रियते, खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, कथा शिक्षणे, नाटक शिक्षणे। मित्रों 85 में राइट आंसर क्या है देखिएगा। अगर हम बात करें तो खंडान्वय, खंड प्लस अन्वय, खंडों का अन्वय किसमें किया जाता है? पद्य शिक्षण में किया जाता है, क्योंकि पद्य में एक ही जैसे जुड़े हुए शब्द होते हैं तो फिर उनको अलग अलग खंडान्वय विधि के माध्यम से ही करते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86। भाषा या है कौशलानि भवन्ति पंच है नव चत्वारि त्रीणि। भाषाई कौशल कितने होते हैं? चत्वारि 4 होते हैं साथियों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवणम, वाचनम, पठनम, लेखनम। तो साथियों तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 86 में। देखिएगा प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। नाटक शिक्षण से विधि है अस्ति, नाटक शिक्षण की विधि है। कक्षा भिन्न विधि है, आदर्शोभिनय विधि है, व्याख्या विधि है और सर्वे। तो साथियों नाटक शिक्षण व्याख्या विधि से भी किया जाता है, आदर्श अभिनय विधि से भी और कक्षा अभिनय से भी, मतलब सर्वे मतलब सभी। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है 87 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88। अधिगमस्य अभिप्राय है भवति, अधिगम का अभिप्राय है ज्ञानस्य स्थायीकरणम, प्रशिक्षणम, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम, बुद्धि विकास है। तो ज्ञान का स्थायीकरण, प्रशिक्षण लेना, बुद्धि का विकास या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अधिगम का मतलब अभिप्राय, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों 88 में राइट आंसर है। अधिगम का अभिप्राय होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम। तीसरा विकल्प सही है। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 88 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 89 पर। आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन है श्रुत लेखनम, उच्चारण शिक्षणे, त्रुटि संशोधनम, काठिन्य निवारणम। तो मित्रों आदर्श वाचन में कोई लेखन कार्य तो किया नहीं जाएगा, त्रुटि संशोधन भी नहीं, काठिन्य निवारण भी नहीं, बल्कि एक इसका उद्देश्य हो सकता है उच्चारण शिक्षण है, बच्चों को उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। दूसरा विकल्प सही है साथियों 89 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 90वां और संस्कृत के अंतर्गत 61 से लेकर के 90 तक का ये लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। व्याकरण शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्तम विधि है मन्यते, व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है विधि। पाठ्य पुस्तकम विधि है, अनुवाद है विधि है, आगमन निगमन विधि है, मौखिक विधि है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में आ चुका है। आगमन निगमन विधि को ही व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि माना जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं, जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन सबसे पहले किए, फिर हिंदी के 30 क्वेश्चन किए, फिर संस्कृत के ये 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब वापस लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो गणित का पार्ट है वो देखेंगे। लेवल 2 जो साइंस मैथ्स वाले हैं वो भी इस पार्ट को जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 को। चौथा पार्ट इसमें देखिएगा गणित शिक्षण के अंतर्गत लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों के लिए है। बाकी लेवल 2 वालों के लिए स्पेशल गणित का टेस्ट भी आ रहा है, और सामाजिक वालों के लिए तो एसएसटी का, आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में से टेस्ट आ ही रहा है साथियों।
तो चलिए गणित शिक्षण को करते हैं। प्रश्न नंबर 91 है मित्रों, संख्याओं 44 04 040, 44 04 404, 454 00 44 और एवं 40 40 404 का अवरोही क्रम है। दो क्रम होते हैं साथियों, एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो साथियों यहाँ पर घटते क्रम में आपको इन संख्याओं को जमाना है। मैंने यहाँ पर चारों ही विकल्पों को गलत लिखा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। गलत इसलिए लिखा है ताकि आप इस पे खुद मेहनत करके इसका अवरोही क्रम मुझे जमा के कमेंट बॉक्स में बता कर जाओ साथियों 91 में किस प्रकार की संख्या जमेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 92 पर। देखिए अवरोही क्रम में जमा कर और कमेंट करके जाना है 91 में। ऐसा नहीं यूं मत कहना कि सर सवाल ही गलत है, बड़ा ही इजी सवाल है, अवरोही क्रम में ही जमाना है आपको। चलिए नेक्स्ट 92 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 92, ये देखिए 92 क्यों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। तो साथियों 92 में असत्य कथन बताइएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 92 का कौन सा कथन असत्य रहेगा साथियों? मित्रों राइट आंसर रहेगा आपका विकल्प नंबर 3। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। तो साथियों दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय कैसी होगी? अपरिमेय होना चाहिए ना। तो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होगी लेकिन अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय नहीं होगी, इसलिए तीसरा कथन यहाँ पर आपका सही आंसर है 92 में, क्योंकि ये क्या है? असत्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 पे आएंगे साथियों। 93 क्वेश्चन क्या है? 33 के अभाज्य गुणनखंडों का सही विकल्प है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 2 2 2 5 इंटू 7 और 2 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7। तो 33 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और सही विकल्प का चयन करना है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बताइएगा साथियों, क्योंकि 33 के अभाज्य गुणनखंड तो जैसे अभी हम 33 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर तो होगा क्या साथियों? ये देखिएगा 33, तो 3 का भाग देंगे 11 11 1, ये तो 3/3 और 11 आया। तो साथियों ऐसा तो कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब यहाँ 33 की जगह 330 होगा या 300 होगा, ऐसे कुछ होगा मित्रों। तो इस प्रश्न पर आपको दिया जाता है बोनस। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 94। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 728 और 900 को विभाजित करने से क्रमशः 8 तथा 4 शेष बचता है? 14 15 16 24। तो साथियों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? चलिए एक बार आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मित्रों। 94 जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 728 में और 900 में इनमें से एक का भाग देना है। अब 728 में भाग दोगे तो 8 बचना चाहिए और 900 में भाग दोगे तो 4 बचना चाहिए। तो सीधी सी चीज़ें है यहाँ पर। आपका जो राइट आंसर है वो 16। कैसे है देखिएगा, हम ऑप्शन को उठा करके करते हैं। अगर हम 728 में 16 का भाग देते हैं साथियों तो 16 चौक 64 या 8 बच जाते हैं और 8 का 8 आ गया है, 16 चौक 64 16 पंजे 80, तो 80 यहाँ लिख दिया। 88 माइनस 80 बराबर 8 बच गए। कितना बच रहा है यहाँ पर? 8 बच रहा है। और यदि आप 16 का भाग 900 में देते हो, ये भाई 8 तो बच गया, अब फिर 900 में भी 16 का भाग देना पड़ेगा। तो 16 पंजे 80, कितने बचे साथियों? 10। 10 बचने के बाद में 16 पंजे 80, 16 छंगे 96, कितने बचे साथियों? 4 बच रहे। तो इस प्रकार आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 94 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 95 पर। एक गांव में 5000 लोग रहते हैं। उस गांव हेतु 2,40,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी बनाई गई जो पूरे गांव के लिए 12 दिन का पानी स्टोर करती है। यदि गांव में 1000 आदमी पड़ोस के गांव से आकर बस गए तो सभी के लिए वह टंकी कितने दिन तक के पानी हेतु पर्याप्त होगी?
12 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 14 दिन। मित्रों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो तो अब आप ही करके बताओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो ट्रिक थी वो याद नहीं आ रही है मुझे ये क्वेश्चन करना आता था, लेकिन नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लगातार बन रहा है। तो फिर भी आप 95 में आंसर निकाल के बताइएगा। मैंने 2 चीज़ें तो बता दी कि 14 दिन और 12 दिन तो नहीं आएगा, 10 दिन या 8 दिन। वैसे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि 10 दिन उत्तर आएगा साथियों। कितना दिन उत्तर आएगा? 10 दिन। बाकी आप निकाल के खुद ही करके करिए इस सवाल को। 95वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद था इस क्वेश्चन को। लेकिन आप कहते हो ना कि कोई चीज़ पूरी याद होते हुए भी हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, हम उसको सोल्व नहीं कर पाते, तो वही चीज़ मेरे साथ इस सवाल में हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 में। वैसा आंसर तीसरा है 100%, ये तो मुझे पता है, किंतु वो निकालने में थोड़ी मिस्टेक हो गई साथियों। चलिए 96 क्वेश्चन। 40 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष थी। इनमें से 12 की औसत आयु 22 वर्ष थी और अन्य 18 की औसत आयु 17 वर्ष थी। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप निकाल के देखिए। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? देखिए, 40 लड़कों की औसत आयु है, 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 4 दूनी 8, मतलब 800, तो ये हो गया। इनमें से जो 12 की औसत आयु है वो है 22 वर्ष, तो 12 दूनी कितने होते हैं? 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। फिर 18 की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 18 × 17। तो साथियों, इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 306। कितना आएगा? 306। तो अब हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ करके 800 में से घटा देंगे, फिर इसका राइट आंसर जल्दी ही निकलेगा। 6 4 होते हैं 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, 3 2 5, 570 तो यहाँ पर निकला है साथियों। अब यहाँ पर देखिए कुल टोटल कितना होना चाहिए? 800 हो रहा है, तो 800 माइनस 570 यदि आप करते हैं तो साथियों ये तो हुआ 570। अब टोटल कितने हैं? 800। 800 माइनस 570 करते हैं तो 0 की 0, 10 में से 7 गए तो 3 और 6 में से 5 गए तो 7 में से 5 गए तो 2, तो 230 में किसका भाग देंगे साथियों? जो शेष लड़के हैं उनका भाग देंगे। भाई 12 और 18 30, 10 लड़के और बच रहे थे, तो फिर 230 में किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। 10 में 230 बिल्कुल 23 बार कट जाएगा, 0 से 0, तो फिर यहाँ 23 वर्ष एक ऑप्शन में होगा। कहाँ है? ये रहा, दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 96 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97। एक दुकानदार ने एक कंबल को 15% हानि से बेचा। यदि वह उसे 65,000 रुपये में बेचता तो उसे 10% हानि होती। कंबल का क्रय मूल्य कितना होगा? 1300, 1225, 950 और 1700। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? मैं मेरा तरीका बताता हूँ अब आपको। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप अपने तरीके से निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर कैसे निकाल रहे हो। कि 15% हानि से बेचा, अब अपने को पता नहीं है कि कितने में खरीदी कितने में बेची, लेकिन ये पता है कि हानि हुई 15% की। अगर यदि उसे 65 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% की हानि होती, मतलब हानि तो फिर भी होती। तो मतलब 15% की हानि हो रही है और 65 रुपये ज़्यादा लगा लेता, फिर भी 10% की हानि होती। तो इन दोनों का जो गैप है उसकी कीमत कितनी है? 65। 15 और 10 में कितने का गैप है? 5 का। तो 5 का मतलब क्या हुआ? 65 रुपये हुए, तो इसका हम डायरेक्ट देते हैं भाग। ये आ रहा है 13, मतलब 1% निकल गया। 13 × 100 बराबर 1300। किधर है? ये रहा, विकल्प नंबर 1 सही है साथियों, प्रश्न नंबर 97 में। ये था मेरा तरीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 पे आते हैं साथियों। 98 है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 25% हानि, 20% लाभ, 25% हानि और 25% लाभ। अब एक बार आप आंसर अपने तरीके से निकालिएगा, जो भी सूत्र वगैरह जो भी प्रयोग करना है करिएगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा? बस अपने को क्या है? अपने को तो आंसर देना है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो 16 वस्तु खरीदी
और 20 वस्तुओं के मूल्य के बराबर भी है विक्रय मूल्य के। तो 20 वस्तुएं बेची तो 16 खरीदी 20 बेची उसी चीज उसे उन्हीं रुपयों में। तो मतलब क्या हुआ, खरीदी तो कम बेची ज्यादा। तो साथियों अपने को फायदा हुआ। फिर फायदा हुआ तो कैसे निकालेंगे, 16 और 20 में कितने का गैप है, 4 का। क्रय मूल्य कितना है, 16। 16 को यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 रुपये का फायदा हो रहा है 16 पे। तो 16 बटे 16 का 25%, 25 25 25 25 मतलब 100। तो 4 4 4 4 अर्थात यहाँ पर 4 4 4 4 4 इंटू 4 बराबर 16। मतलब एक का कितना हुआ, 25%, एक 4 का, और एक 4 का लाभ हुआ तो 25% लाभ। ये था मेरा तरीका, समझ में आ जाए तो गारंटी। यहाँ पर साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 पे आते हैं। देखिएगा 99 क्वेश्चन। अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता है, उसमें रुपये 440 साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता है। यदि बैंक की दर 4% वार्षिक है तो अमित द्वारा बैंक में जमा राशि है। तो साथियों देखिएगा, अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता है, मतलब 2 वर्ष रखता है, अधिक रखता है, और उसे 440 साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता है। 2 वर्ष अगर ज़्यादा रखेगा तो 440 रुपये ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। 2 वर्ष का ब्याज मतलब कितना हो जाएगा उसका, 440 रुपये। तो अमित द्वारा बैंक में जमा राशि है, तो फिर हम उठा के देखेंगे 42 42 45 68। तो शुरू साथियों प्रश्न नंबर 99 है, अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता है, उसे 440 रुपये साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता है। यदि बैंक की दर 4% वार्षिक है तो अमित द्वारा बैंक में जमा राशि है 6800 रुपये, 4200 रुपये, 4250 रुपये और 4500 रुपये। तो साथियों प्रश्न नंबर ये जो 99 क्वेश्चन है इसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके हल कीजिएगा और राइट आंसर बताइएगा। तो वीडियो को रोक लीजिए क्योंकि मैं अब राइट आंसर बता रहा हूँ। साथियों इसका राइट आंसर है 4500 रुपये। चौथा विकल्प आपका सही है 99 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 100 पर। अगर कोई प्रश्न गलत लगता है तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस प्रश्न पर आपको बोनस दे दिया है। साथियों देखिएगा 100वां क्वेश्चन है, अमित ने कुछ राशि बैंक में जमा करवाई, 6 वर्षों के बाद अपना बैंक खाता बंद करवाते समय उसे कुल 11,050 रुपये प्राप्त हुए। यदि बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है तो अमित द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशि क्या थी। तो मित्रों ये पूछा है मूलधन कितना था, यही पूछा है। फिर तो मूलधन हम मानते हैं जैसे 9,000 मान लेते हैं। 9,000 तो सबसे ज़्यादा हो गया तो 9,000 नहीं मानेंगे, बीच का मानते हैं अपन हमेशा ही। तो 75 8500 लेके चलते हैं साथियों, न तो कम न ज़्यादा, दोनों के बीच का मान के चलेंगे। 6 वर्षों के बाद में 6 वर्ष इसका समय हो गया, ब्याज दर थी 5% बटे 100। 1,000 रुपये उसे प्राप्त हुए थे साथियों। 0 0 0 0 85 इंटू 30 करके देखते हैं। तो 85 इंटू 30 0 8 5 या 15 का 5 80 लेक 8 या 24 रेक 25। तो साथियों यहाँ 25 1030 क्या सॉरी ब्याज की राशि को तो अपने को पता ही नहीं है, ब्याज की राशि तो निकाल करके ही आंसर निकलेगा। तो 2550 अगर उसको ब्याज की राशि मिली तो साथियों अपन ने कितना माना था, अपन ने माना था 8500। तो साथियों 8500 यदि उसकी मूलधन राशि है, अभी 8500 मूलधन राशि होने के बाद में वापस मैं बता रहा हूँ 6 वर्षों का उसका जो है वो समय है, उसकी ब्याज दर 5% है, बटा 100 हमने किया 0 0 0 6 5 30। 85 को 30 से गुणा किया था साथियों। तो अपन ने 85 को 30 से गुणा किया, 5 या 15 और 8 या 24, 24 और 1 2550 उसे ब्याज मिला। 2550 यदि उसे ब्याज मिला तो 8,500 प्लस 2550 0 5 0 8 2 10 11 11,050 बिल्कुल जी हाँ, आपका चौथा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 100 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 101 पर। एक समांतर चतुर्भुज के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है। 4 भुजाएं इसकी बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो साथियों 101वें क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए
एक जो समांतर चतुर्भुज है उसके संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 101 में राइट आंसर देखिएगा, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि समांतर चतुर्भुज में हमेशा चारों भुजाएं बराबर हो, ये गलत है। इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 101 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102, एक समकोण त्रिभुज में, मित्रों प्रश्न नंबर 102 है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के अलावा शेष दोनों कोणों का योग सदैव होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री और 100 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका तो 90 रहेगा, तो फिर इन दोनों का कितना रहेगा, 90 ही रहेगा। यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर फिर कौन सा है 90 में, प्रथम विकल्प 102 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103, एक चद्दर की लंबाई 180 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 120 सेमी है। इस चद्दर के चारों ओर गोट लगानी है, बताओ इसके लिए कितनी लंबी गोट चाहिए। 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 21.6 सेंटीमीटर। तो मित्रों चद्दर की जो लंबाई है वो तो 180 सेमी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 120 सेमी है साथियों। तो चारों ओर गोट लगानी है तो 180 और 180 कितने होते हैं, 360, और 120 और 120 कितने होते हैं, 240, 0, 5 और 600 है क्या, 600 सेमी ही आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 103 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 104 पर, एक वर्गाकार बगीचे में 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवाने में 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का व्यय होता है। यदि मिट्टी डलवाने में कुल 12,500 रुपये खर्च हुए तो बगीचे की लंबाई कितनी है, 50 वर्ग फुट, 50 फुट, 625 फुट और 625 वर्ग फुट। तो साथियों 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवा रहे हो जिसमें 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का व्यय हो रहा है, आपके प्रति वर्ग फुट का व्यय कितना हो रहा है, 50। तो मित्रों देखिए 1,25,000 रुपये खर्च हुए आपके टोटल, 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवा रहे हो, 50 रुपये प्रति वर्ग फुट का व्यय है आपके, 1 फुट में 50 रुपये जा रहे हैं प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर आप भाग दे के आसानी से इसका सही आंसर निकाल सकते हैं और इसका सही आंसर है 104वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 105 पर, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है, यह कथन किसका है, कांट महोदय का, फ्रोबेल का, हर्बर्ट का और प्रोफेसर युंग का। तो मित्रों प्रश्न नंबर 105 में राइट आंसर रहेगा आपका प्रथम विकल्प, उपरोक्त कथन कांट महोदय के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का द्वार है, दर्पण है, मुखौटा है, उपद्वार है। तो साथियों होगबेन की परिभाषा है प्रसिद्ध, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 106 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 107 पर, 107वां क्वेश्चन इधर मिलेगा ये आपको प्रश्न नंबर 107, ये देखिए 107वें क्वेश्चन को। मित्रों प्रश्न नंबर 107 है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है। गणित का ज्ञान स्पष्ट, तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में होता है। गणित की अपनी विशिष्ट भाषा होती है और उक्त सभी, जी हाँ सभी ही विकल्प यहाँ पर हमें सही लग रहे हैं। ये सभी कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य है साथियों प्रश्न नंबर 107 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 108 पर, 108वां क्वेश्चन, गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है, वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का और मानव विकास का। तो किस प्रक्रिया का सार मानेंगे गणित को, साथियों गणित को सार माना जाता है, प्रक्रिया की पूछी है तो वैदिक गणित का सार नहीं मानते हैं, मानव विकास का सार नहीं, मानव मस्तिष्क का नहीं, बल्कि आगमन निगमन प्रणाली जो होती है उसका सार गणित को माना जाता है साथियों। दूसरा विकल्प 108 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 मतलब 109, यदि दिया है ए समानांतर बी तो इसका आशय है, ये दोनों चिन्ह देख लेना अच्छे से, मैंने पूरा सही नहीं पढ़ा है साथियों। इसका अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर है, ए बी से बड़ा है या बराबर है और ए बी से बड़ा है पर बराबर नहीं। तो मित्रों यहाँ पर दो चिन्ह लगे हुए हैं कि भाई ए बी से तो बड़ा है, लेकिन ये नीचे समानांतर वाला जो चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है या तो बराबर है या बड़ा है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 109 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 110 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 110,
जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए तो उस परीक्षा को कहा जाता है। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को बार बार चेक किया जा रहा है लेकिन फिर भी अंतर नहीं आ रहा है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता और विभेदकारिता, तो मित्रों उसको क्या कहा जाएगा? मित्रों उसको कहा जाएगा वो परीक्षण अत्यंत विश्वसनीय है। पहला विकल्प सही है प्रश्न नंबर 110 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111, प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतया जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है अवबोधन, ज्ञान, अभिरुचि और कौशल। तो साथियों 111 में राइट आंसर देखिएगा, अभिरुचि की तो जो पूर्ति है वो दूसरे से हो जाएगी उसकी रुचि को देख के, ज्ञान की लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से हो जाएगी, अवबोध की भी इससे हो जाएगी, लेकिन कौशलों का जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से ही होता है। 111 में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट 112, समस्या समाधान विधि के जनक है, ये तो भाई मिस हो गया। मिस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर तो समस्या समाधान विधि के जनक तो सुकरात है, सुकरात और सेंट थॉमस, ये समस्या समाधान विधि के जनक है। चलिए कोई बात नहीं, विकल्प तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ समस्या समाधान विधि के जनक एक तो सुकरात है और एक है सेंट थॉमस। कौन है साथियों? सेंट थॉमस और सुकरात के द्वारा समस्या समाधान विधि दी गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन को भले ही यहाँ विकल्प गलत है लेकिन मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 113, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। संसाधनों का अभाव, शिक्षार्थियों की अरुचि, व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव और नवाचारों का विद्यालय तक न पहुंचना। तो मित्रों प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की कौन सी समस्या नहीं है ही नहीं, वो बताना है। तो साथियों व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। दुकान पे एक छोटा बच्चा चॉकलेट लेने जा रहा है, वहाँ पर भी व्यवहारिक गणित का जो है वो काम कर रही है साथियों। तो इसलिए ये क्या है, ये बिल्कुल समस्या नहीं है कि व्यवहारिक गणित का भी अभाव रहे साथियों। इसलिए आपका प्रश्न नंबर 113 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। तो निदान का मतलब 100 बार बता चुका हूं आपको कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 114 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 115। मित्रों प्रश्न नंबर 115 है, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से और प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो साथियों उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है। किससे किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 115 में। चलिए आगे बढ़। तो मित्रों प्रश्न नंबर 116 को देखेंगे। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाए को और उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे? तो मित्रों देखिएगा राइट आंसर 3 9 30 90 3 90 और 30 9। देखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर, ये गोल गोल फरके कितना दौड़े? 250 मीटर दौड़े। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर, तो साथियों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पहले तो ये बताइए। और यदि उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है तो उसे 3000 मीटर दौड़ना पड़ेगा। कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? 3000 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो फिर बताइएगा राइट आंसर साथियों, उसने कितने चक्कर पूरे कर लिए और कितने चक्कर उसे लगाने होंगे? प्रश्न नंबर 116 में राइट आंसर साथियों देखिए इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प। कैसे कि 250 मीटर दौड़ना पड़ता है एक चक्कर में, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम यदि भाग दे के देखें 75,000 भाग 100 0 0 0 0 मतलब वो 750 मीटर दौड़ी है। मतलब उसने अभी तक कितने चक्कर लगाए हैं? भाई एक में 250 होते हैं तो 750 दौड़ी, 3 चक्कर लगाए हैं। और यदि उसे 3 किलोमीटर दौड़ना है तो 3 किलोमीटर में कितने होते हैं? 3000 मीटर। तो साथियों कितने चक्कर और लगाने होंगे उसको? तो 3 चक्कर तो लगा दिए
अभी उसके कितने चक्कर और बच रहे हैं साथियों? देखिए 3 चक्कर में 750 हुआ, तो 4 चक्कर में उसके कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। तो एक चक्कर तो ये बच रहा है, और 250 250 250 250 250 250 250 मतलब 4 4 8 चक्कर, ये तो टोटल 9 चक्कर और उसके बाकी है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 116 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117। मित्रों प्रश्न नंबर 117 है, एक शिविर में 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। 60 व्यक्तियों के लिए वह सामग्री कितने दिन चलेगी? 64, 384, 144 और 72। तो देखिए 96 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की है? 40 दिन की। तो 0, 6 चौक 24, 9 चौक 36 से 2, 3840 दिन चलती एक के। तो 60 के कितनी चलेगी साथियों? 3840 में 60 का भाग दे दीजिए। 3840 भाग 60, 0 0। तो 6 36, 2 बज गए, 6 चौक 24, 64 दिन चलेगी साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 117 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118। एक व्यक्ति x रुपये 100 की वस्तु को 10% आने से व्यक्ति y को बेचता है। y उस वस्तु को 10% लाभ से z को बेचता है, तो y ने किस मूल्य पर वस्तु को z को बेची? 100 रुपये, 99 रुपये, 110 रुपये, 101 रुपये। पोज कर करके और एक बार सवाल कर लीजिए, फिर आंसर बताएंगे। चलिए 118 का राइट आंसर बता देते हैं। देखिए एक व्यक्ति x है, उसने 100 की वस्तु को 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर मतलब 90 रुपये में उसने किसको बेची? y को। y ने उस वस्तु को 10% लाभ पे बेचा, तो 90 का 10% कितना हो साथियों? बटे 100, 9 रुपये। 90 प्लस 10 बराबर 99 में बेचा, तो कितने में बेचा? 99 में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 118 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119। निम्न में से कौन है सत्य कथन है? निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? कौन है सत्य कथन है? ये तो थोड़ा गलत हो गया। कौन सा सत्य कथन है? किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। कोण। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और आयतन की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो साथियों यहाँ पर तो मुझे प्रश्न में डाउट लग रहा है कि कौन सा कथन असत्य कथन है, ये पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को तो कोण कहते हैं, ये तो सही है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं, ये भी सही है। आयतन के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये भी सही है। तो यहाँ तीसरा विकल्प क्या है? असत्य है साथियों। यहाँ पर सत्य नहीं, ये है जो शब्द है ये अनार वाला था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो तीसरा कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज नहीं कहते, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है? असत्य है, और ये आपका आंसर है 119 में। चलिए प्रश्न नंबर 120। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, और एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो साथियों देखिएगा 120 में चौथा विकल्प सही रहेगा कि सदैव एक कोण कैसा होता है? न्यून कोण होता है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण हो ये जरूरी नहीं है, एक कोण सदैव समकोण हो ये भी जरूरी नहीं है, एक कोण सदैव अधिक कोण हो ये भी जरूरी नहीं है साथियों, लेकिन एक कोण सदैव न्यून कोण होता है ये बिल्कुल सत्य है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 120 में। तो 4 पार्ट कर चुके हैं। साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन कर लिए, हिंदी 30 क्वेश्चन कर लिए, संस्कृत 30 क्वेश्चन कर लिए, गणित 30 क्वेश्चन कर लिए। अब पर्यावरण के 30 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी अभी करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए करते हैं पर्यावरण को, भाग 5वां। तो साथियों अब बात करेंगे भाग 5 और अंतिम पार्ट है ये। देखिएगा 30 क्वेश्चन है पर्यावरण के। लेवल 2 SST वाले भी इस टेस्ट को कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ये सिद्ध होगा। बाकी अलग से वीडियो आ ही गया है, यूँ मान लीजिए ये वीडियो पूरा होते होते आपके वो वीडियो आ जाएगा। तो मित्रों पर्यावरण के प्रश्न नंबर 121 से लेकर के 150 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। बाकी शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य परिवार के आर्थिक कार्यों में शामिल नहीं है? निवास एवं विवाह प्रबंध, आय तथा संपत्ति का प्रबंध, श्रम विभाजन और उत्तराधिकार का निर्धारण। उत्तराधिकार का निर्धारण भी एक तरह से आर्थिक प्रकार में है, आय और संपत्ति का प्रबंध भी है, श्रम विभाजन भी
आर्थिक में ही आता है, लेकिन निवास एवं विवाह प्रबंध आर्थिक में नहीं आता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 121 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 122 को। 122वां क्वेश्चन साथियों, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1961 से, 1 अप्रैल 1961 से, 20 मई 1961 से और 5 जून 1961 से। तो मित्रों देखिएगा, जो दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश मतलब भारत देश की बात की जा रही है, तो दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया था 20 मई 1961 से। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 122 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 123 को। तो साथियों 123वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लीजिएगा इसको। निम्न जंतुओं व उनके आवासों को सुमेलित कीजिए। देखिए पहला ये खरगोश जो है ये यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है ये। खरगोश, भालू, ततैया, चील, पेड़, बिल, मांद और छत्ता मिलान कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प। कौन सा सही रहेगा? अच्छी तरह से रोक करके देखिएगा, इस वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को मिलान कीजिए और फिर उत्तर बताइए साथियों 123 में कौन सा आंसर सही है। तो साथियों आशा है रोक करके ही आपने आगे बढ़ाया होगा वीडियो को। राइट आंसर है दूसरा विकल्प। कैसे है बताता हूं। ए में आएगा दूसरा, मतलब खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। बी में आएगा तीसरा, मतलब भालू कहाँ रहता है? मान में रहता है। सी में आएगा चौथा, ततैया कहाँ पर रहती है? छत्ते में रहती है। और चील कहाँ रहती है? पेड़ में रहती है, चौथे में पहला। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों 123वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्ल है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका और उक्त सभी। प्रमुख की पूछी है साथियों 124 में। देखिएगा वैसे प्रयुक्त जो मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं, नस्लें हैं, तो फिर एक से अधिक हो जाएगा। तो ये सभी नस्लें मधुमक्खी पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए उक्त सभी, चौथा विकल्प आपका 124 में सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 125 पर। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था 1906 में, 1925 में, 1908 में और 1889 में। तो साथियों देखिए राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था सन 1889 में। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 125 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 126 को। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988 और 26 मई 1988। तो साथियों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो ये 26 मई 1988 को गठित किया गया था। राजस्थान की बात है ये। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 126 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127, देश में पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो मित्रों देश का राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने सहकारिता क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 127वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखेंगे 128। तो चलिए 128वां क्वेश्चन ये देखिएगा प्रश्न नंबर 128, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थापित किए गए आवासीय विद्यालय है? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय और अंबेडकर आवासीय विद्यालय। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके तहत केंद्र सरकार ने जो पूरे संपूर्ण देश में आवासीय विद्यालय स्थापित किए उनको कहा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 128 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 129, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिणी पश्चिम मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और शीतलहर या उक्त सभी। तो मित्रों देखिएगा जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर भारत में वो होती है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण ये शीतकालीन वर्षा होती है साथियों। विकल्प नंबर दूसरा सही है 129 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130,
निम्न में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव, कामगारों मजदूरों का देश में उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत, मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। चक्रीय बेरोजगारी की बात की जा रही है। तो साथियों, चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव, कि वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध तो है लेकिन मांग ही नहीं है, तो फिर इससे उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसको ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 130 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 131। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1990, 1991, 1992 और 1993। देखिए, 73वां संविधान संशोधन पारित कब किया गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किया गया था 1992 को। कब किया गया था साथियों? 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों 131 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित और मनोनीत। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को आप मनोनीत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है साथियों। आप चयनित भी नहीं करते हैं बल्कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। दूसरा विकल्प 132 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, वैशाख और भाद्रपद। तो छोटी तीज मनाई जाती है साथियों श्रावण के महीने में। सावन जिसको हम कहते हैं, श्रावण के महीने में ही छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। प्रथम विकल्प है 133 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है, विधवाओं द्वारा पहना जाता है या विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तो साथियों, कटकी वस्त्र की अगर हम बात करें आदिवासियों में, तो ये जो अविवाहित युवतियां होती है उनके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 134 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 135। सबसे लोकप्रिय फड़ है किसकी? बाबूजी की है, तेजा जी की है, डूंगर जी जवाहर जी की फड़ है या भैंसासुर की फड़ है? तो साथियों, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? फड़। तो साथियों, सबसे लोकप्रिय या प्रसिद्ध फड़ है पाबूजी की फड़। किसकी है? पाबूजी की। विकल्प नंबर 1 सही है 135 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? रणछोड़ राय जी का मंदिर, मात्र कुंडिया, श्री कोलायत जी और नाकोड़ा जी। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे साथियों? 136 में राइट आंसर है मात्र कुंडिया को ही राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। दूसरा विकल्प है 136 में। नेक्स्ट 137। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की काफी ज्यादा जीके मैंने ऐड की है इस टेस्ट में। नाकोड़ा जी के मंदिर में किशोराई पाटन मंदिर, सच्चिया माता का मंदिर, केशोराई पाटन है सॉरी है ना, करणी माता का मंदिर। तो चूहों के लिए प्रसिद्ध है करणी माता का मंदिर। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 133 में। सुन रखा होगा इस क्वेश्चन के बारे में, पढ़ भी रखा होगा, याद भी होगा, सही भी किया होगा। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये भी। चलिए 138 पर आते हैं। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 138। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर और किशनगढ़। तो मित्रों, इनका संबंध है जैसलमेर रियासत से। कौन सी रियासत से है? जैसलमेर। तीसरा विकल्प 138 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139। रेडियो में ध्वनि तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से, चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, विद्युत तरंगों के माध्यम से या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। तो मित्रों, रेडियो में जो ध्वनि तरंगें हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 139 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140। पेस मेकर का कार्य है श्वसन क्रिया प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन करना, हृदय की धड़कन का
प्रारंभ करना और वृक्क के कार्य को नियंत्रित करना। पेसमेकर का नाम सुना होगा। हृदय की धड़कन को प्रारंभ शुरू करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 140 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 141 पर। रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। रक्त का स्कंदन विटामिन के द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा? विटामिन के द्वारा। तीसरा विकल्प आपका यहां पर सही है मित्रों प्रश्न नंबर 141 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142। मलेरिया रोग का कारण है प्लाज्मोडियम है, ड्रेकनकुलस है, माइक्रोबैक्टीरियम है या विब्रियो है। तो सभी ने सुन रखा होगा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग है इसका कारण बनता है। 142 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 143 को। 143वां क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1949 को। तो आधिकारिक रूप की यदि हम बात करें, आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था साथियों? हमारे राष्ट्रगान की बात की जा रही है। तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था साथियों? 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। विकल्प नंबर 3 सही है 143 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आता है 144। सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना पर आधारित कृषि पद्धति है। जीविकोपार्जित कृषि, विस्तृत कृषि, संविदा कृषि, सहकारी कृषि। तो ये सहकारिता का ही नियम है। सब एक के लिए एक सब के लिए, तो कृषि में भी यही चीज चलती है। चौथा विकल्प आपका सही है 144 में, सहकारी कृषि इसको कहते हैं। चलिए 145वां क्वेश्चन, जल दाब बढ़ता है जल की गहराई के साथ, जल के बढ़ने के साथ, जल की ऊंचाई के साथ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जल दाब कब बढ़ता है? अगर आप गहराई पे हो तो गलत, जल की ऊंचाई के साथ जल दाब बढ़ता है मित्रों। तीसरा विकल्प सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बट इसका राइट आंसर तो जल की ऊंचाई के साथ ही रहेगा साथियों 145 में, तीसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146। सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह का नाम बताइए साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 146 में आपका राइट आंसर रहेगा साथियों प्रथम विकल्प, बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह। तो साथियों बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 146 में। देखिए अगर डाउट है तो फिर लास्ट चल रहा है, कमेंट करके जाइएगा, बता रहा हूं आपको। कमेंट करके जाइए कि 110 प्लस कौन है, 120 प्लस कौन है, 125 प्लस कौन है। 125 प्लस वाले तो भैया क्या कहना आपका। तो प्रश्न नंबर 147, पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। भूस्खलन, हिमस्खलन, दोनों और कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जमीन खिसक रही है, बर्फ नहीं खिसक रहा है, तो हिमस्खलन न होकर यह राइट आंसर रहेगा भूस्खलन। प्रथम विकल्प सही है साथियों 147 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण की यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, निम्बर्ट ने और हॉल ने। तो साथियों निम्बर्ट की यह बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है कि पर्यावरण में वह सब कुछ आ जाता है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह क्वेश्चन रीट में भी आ चुका है। यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 148 में। चलिए 149वां क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान को स्थायी है ये स्थायी बनाने के हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो मित्रों देखिए अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए आप कौन से सिद्धांत का प्रयोग करोगे? तो वो है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति जिसको हम कहते हैं, बार बार अभ्यास करोगे तो वो चीज स्थायी हो जाएगी। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 149 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 150 पर। तो मित्रों अंतिम क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई आपको एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा। शुरू में साइकोलॉजी में बोला था, लेकिन वो साइकोलॉजी का नहीं, वो मिलेगा आपको पर्यावरण का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मतलब पर्यावरण के 31 क्वेश्चन लिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं।
अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है। वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, अवलोकन करोगे तो अनुभव स्पष्ट होगा, व्यवस्थित होगा, वस्तुओं और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, कल्पना को ठोस आधार बनने में सहायक है। तो साथियों उपयुक्त सभी, चौथा विकल्प सही 150 में। और 151वां और अंतिम क्वेश्चन, 151वां क्वेश्चन इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। जब कभी हम छात्रों के समक्ष बहुत से तथ्य उदाहरणीय वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की किस विधि का प्रयोग करते हैं? खोज विधि, योजना विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो साथियों देखिएगा, जब कभी हम छात्रों के समक्ष बहुत सारे तथ्य और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे स्वयं निष्कर्ष निकलवा रहे हैं, तो उसको हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा विकल्प सही है साथियों 191 में। साथियों ये पूरा हुआ मेगा टेस्ट नंबर 3। देखिए कल मेगा टेस्ट नहीं आएगा, कल 3 वीडियो आएंगे, शिक्षण विधियां, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, किसी के भी मैं डाल दूं। लेकिन वापस परसों आपके पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए। एक दिन बीच में निकलेगा साथियों, तो फिर वापस तैयारी में जुट जाइए। अगर स्कोर 100 के आसपास है तो आप यकीन मानिए बहुत पीछे हो। 110 के आसपास है तो तैयारी जारी है। 120 के यहाँ तक है तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। और 125 पे जा रहे हो तो भाई साहब इसको किसी भी हालत में मत बिगड़ने देना, नौकरी लगना है तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए। मित्रों लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूले। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।